एक्टिविटीज रिवॉल्विंग अराउंड द ट्रेड, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज आ जाती है। कौन कौन से जो ट्रेड में चल रही हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो कि ट्रेड को आगे फैसिलिटेट्स करती हैं। सबसे पहले इसमें बैंकिंग आ जाता है। बैंकिंग में क्या होता है, जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है या फिर क्रेडिट की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, हिंड्रेंसेस आ रही थी, उसको ख़त्म करता है। जैसे कोई भी अगर इंडस्ट्री है, कोई लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी है, बड़ी इंडस्ट्री खोलनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या मशीन्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब वो इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए क्या है, बैंकिंग फैसिलिटी है। और बहुत सारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो क्या करते हैं, जो बैंक की, जो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जैसे अब बड़ी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, बड़ी जो कंपनी है उसको रन करना है, बिजनेस स्मूथ रन करना है, तो ये हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, डिस्काउंटिंग ऑन बिल्स के पे डिस्काउंट देते हैं, चेक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और कुछ जैसे ओवर ड्राफ्टिंग फैसिलिटीज़। इसमें ओवर ड्राफ्टिंग में क्या होता है, कई बार क्या होता है, किसी बैंक में कोई अकाउंट होता है, अब उस अकाउंट के बेस पे अगर ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता रहता है, जितनी अमाउंट आपको चाहिए उतनी अमाउंट वो बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो बैंकिंग किस में हेल्प करता है, जो ट्रेड है, हमारा व्यापार है, ठीक है, उसको स्मूथली रन करने के लिए मतलब फैसिलिटेशन करता है, ठीक है, जो कि एक कॉमर्स की टाइप में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो बन गया, ठीक है, वो अपने प्रोडक्शन एरिया से, जहाँ पे जो भी चीज़ है, किसी की प्रोडक्शन हुई है, किसी फैक्ट्री में मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना है, अब वो एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया से एक्चुअल कंज्यूमर तक कैसे पहुँचेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जहाँ पे उसको सोल्ड किया गया। जैसे अब कोई फैक्ट्रीज हैं, उसके अंदर अलग अलग मटेरियल बन रहा है, आगे जो मार्केट में शॉप्स हैं, तो उनके पास वो मटेरियल कैसे पहुंचता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अब ट्रांसपोर्टेशन बाय रोडवेज भी हो सकता है, एयरवेज भी हो सकता है, सीवेज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है भी किस तरह का प्रोडक्ट है, किस टाइप का प्रोडक्ट है और कितनी उसकी अमाउंट है। ऐसा ना हो कि जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी अमाउंट में है, ठीक है, लेकिन उस पर जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उससे ज़्यादा हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी किस में हेल्प करता है, ये जो ट्रेड है इसको फैसिलिटेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है ट्रेड के अंदर, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, जो एक प्रॉब्लम थी या हिंड्रेंस थी कमर्स के अंदर, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक एक्चुअल कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए एक तरह का रिस्क रहता है, ठीक है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मान लो कोई इस तरह की इंसिडेंट हो जाती है जिसके कारण वो प्रोडक्ट है वो उसका नुकसान हो गया या किसी भी तरह का नुकसान हो गया, तो उसके कारण जो इतना हैवी बल्क में नुकसान हुआ है वो भरपाई कहाँ से होगी, वो कौन कंपनसेट करेगा। उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे प्रोडक्ट है अगर बल्क में बनाया गया है तो उसका क्या होता है, इंश्योरेंस करवा दिया जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या फिर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिर मिस हैंडलिंग के दौरान, कुछ ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई उसके दौरान जो भी कोई नुकसान होता है, कोई लॉस होता है, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी को, अगर किसी ने उस चीज़ का इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको प्रीमियम भरना पड़ता है। टाइमली प्रीमियम भरने पर अगर कभी भी कोई इस तरह का लॉस होता है तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, पूरा कंपनसेट देती है उसको, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, मैराइन इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, 3-4 तरह के इंश्योरेंस हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। ये 4 टाइप्स के इंश्योरेंस है।
अब लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, अगर मान लो कुछ भी कोई भी जैसे प्रोडक्ट वगैरह किसी कंपनी में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर मान लो कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि पर्टिकुलर उस बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और उसकी टाइम से पहले ही वो एक्सपायर हो जाता है कुछ इस तरह इंसिडेंट के कारण, और अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा है तो उसकी फैमिली को उसका पूरा कंपनसेट मिलता है, ठीक है। और फायर इंश्योरेंस, अगर मान लो कोई भी वेयर हाउस है, गोदाम है या फिर किसी भी कारण, ठीक है, किसी इंडस्ट्री में या किसी भी जगह पे जहाँ पे स्टोरेज है या स्टॉक रखा हुआ है, वहाँ पे फायर आग लग जाती है तो उसके कारण जितना भी प्रोडक्ट का लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करती है अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो। मैराइन इंश्योरेंस यानी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर ओवर द सीज के थ्रू जो कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कई बार क्या होता है जैसे शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं तो उसके कारण शिप्स कोई नुकसान हो जाता है या फिर कभी कोई तूफान आ गया, जो प्रोडक्ट है सारा वो वहाँ पे नहीं पहुँचा रहा है जो एक्चुअल जगह है जहाँ पे उसको पहुँचाना है, और उसमें लॉस हो गया। लॉस होने के कारण अगर उसने प्रीमियम भर रखा है उस प्रोडक्ट का, जितना भी जो गुड्स हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास, उसका लॉस होने पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको क्या कंपनसेट देती है अगर उसका इंश्योरेंस होता तो। जनरल में क्या था, कुछ इस तरह की इंसिडेंट्स हो जाती है जैसे चोरी हो गई, ठीक है, उसके कारण अगर मान लो कोई भी लॉस होता है, इंश्योरेंस करवा रखा है पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का, तो उसका भी कंपनसेट इंश्योरेंस कंपनी देती है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है जो कि ट्रेड के अंडर आती है वो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मीन्स कोई भी प्रोडक्ट है उसको स्टोर करना। अब देखो कभी भी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन टाइम में क्या कोई चीज़ बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन टाइम में और एक्चुअल कंजप्शन में टाइम लगता है, तो जो पहले वाला प्रोडक्ट बना हुआ है वो कहाँ जाएगा, उसको स्टोर किया जाता है। स्टोरेज कहाँ की जाती है, उसके लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज होती है। वेयर हाउस में जो गोदाम होते हैं वहाँ पे स्टोर किया जाता है, अलग अलग तरह के गोदाम होते हैं ये, ठीक है, तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टोरेज, अब ये वेयर हाउसिंग भी, वेयर हाउसेज भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्राइवेट वेयर हाउसेज। अगर हम वेयर हाउस की बात करें, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज, तो ये तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। एक होते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेज, एक होते हैं पब्लिक वेयर हाउसेज, और एक होते हैं बॉन्डेड। ये थ्री टाइप्स के वेयर हाउसेज हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, इनकी ज़्यादा डिटेल में बस थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। प्राइवेट वेयर हाउसेज जो कि ये कौन इसको मैनेज और कंट्रोल कौन करता है, कौन ओन करता है इसको, इन वेयर हाउसेज को जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर कोई मर्चेंट्स हैं, वो अपने जैसे कोई फैक्ट्री है उन्होंने अपना वेयर हाउस बना रखा है, गोदाम बना रखा है कि ये प्रोडक्ट बन गया, पूरा तैयार हो गया, अब इसको शिफ्ट कर दो वेयर हाउस में, गोदाम में रख दो। या फिर कुछ ऐसे जो बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, कोई रिटेल शॉप वाले होते हैं क्या, तो उनके अपने वेयर हाउस बने होते हैं कि एक्स्ट्रा जो गुड्स वो मंगवाते हैं उसको कहाँ रखते हैं, क्योंकि शॉप में इतनी जगह नहीं होती, वो अपनी शॉप में सिलेक्टेड मटेरियल रखते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो कहाँ स्टोर करके रखते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं एक वेयर हाउस में, अपने गोदाम में स्टोर करके रखते हैं। तो वो खुद ही उसके ऑनर होते हैं, खुद ही उसको कंट्रोल करते हैं, खुद ही उसको मैनेज करते हैं। ये होते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेज। उसके बाद होते हैं पब्लिक वेयर हाउसेज। पब्लिक वेयर हाउसेज ये पब्लिक के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें पब्लिक को एक तरह से वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज दी जाती है, स्टोरेज की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। अब इसको कौन ऑन करता है, इसको प्राइवेट एजेंसीज भी ऑन करती है और गवर्नमेंट भी इसको ऑन करता है। और उस जगह पे स्टोर करने के लिए अगर ये स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ आप अपना जो भी मटेरियल है, जो भी गुड्स है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब वो स्टोरेज की फैसिलिटी उसके बदले में वो रेंट पे करना पड़ता है। ये ऑन और कंट्रोल किया जाता है बाय गवर्नमेंट के थ्रू भी, और कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं वो भी इसको ऑन करती हैं। इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल होनी बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं पब्लिक वेयर हाउसेज। उसके बाद आ जाते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेज। ये जो पब्लिक वेयर हाउसेज ये सब एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट के लिए, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए, सबके लिए यूजफुल होता है पब्लिक वेयर हाउस। उसके बाद बॉन्डेड वेयर हाउस आ जाता है। जो बॉन्डेड वेयर हाउस होता है इसमें ये मोस्टली
ये ऑन करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं वही इसको ऑन करती हैं, क्योंकि इसमें जो जैसे कस्टम अथॉरिटीज, इसमें जो भी मटेरियल इंपोर्ट होके आता है, बाहर से आता है, वो इन बॉन्डेड वेयर हाउसेस में रखा जाता है। हाँ, अभी इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, वहाँ पे रखा जाता है, उसके बाद उसकी कस्टम ड्यूटीज पे की जाती हैं, उसके बाद उसकी क्लियरेंस मिलने के बाद वो जो भी इसको एक्चुअल यूज़र है लेके जाना चाहता है वो वहाँ से ले सकता है। तो ये 3 तरह के वेयर हाउसेज हो गए, ठीक है। अब हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हम स्टोरेज में, ये भी स्टोरेज नेसेसरी क्यों है, क्यों ज़रूरत है स्टोरेज की। आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं स्टोरेज के रिगार्डिंग, कि एक तो अगर स्टोरेज से क्या फैसिलिटेशन मिलती है, कि एक तरह से फैसिलिटी हो जाती है कि हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो पूरे साल अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो अगर वो स्टोरेज होगी तो जब हमें रिक्वायर्ड है पूरे साल ही उसकी अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टिंचर ऑफ ऑरेंज, जो ऑरेंज का टिंचर है, अब ऑरेंज देखो पूरे थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं होता, और ऑरेंज टिंचर ऑरेंज से बनता है, तो ये पहले ही मैन्युफैक्चर इसकी प्रोडक्शन करके इसको स्टोर करके रख लिया जाता है। अगर हम नॉर्मली लाइफ में एग्जांपल ले तो हम पी का एग्जांपल भी ले, मटर का एग्जांपल, अब देखो स्टोरेज वाले जो मटर होते हैं वो कभी भी ले लो, ऐसा नहीं, क्योंकि मटर थ्रू आउट द ईयर हमें नहीं मिलता, ठीक है, तो उसको स्टोरेज करके रख देते हैं, ठीक है, स्टोरेज वाले मटर, ठीक है। ये एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल दे दिया। तो और क्या इसमें होता है कि और स्टोरेज क्यों रिक्वायर्ड है, एक जो मतलब कि प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, कोई चीज़ है प्रोडक्शन हो रही है, और एक तरफ से जो एक्चुअल कंज्यूमर है, ठीक है, ऐसा तो नहीं इधर से प्रोडक्शन हो रही है और इधर से कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो भी गुड्स बन रहे हैं वो कंज्यूमर उसको डायरेक्टली उसको परचेज कर रहा है और वो खत्म हो गई फिर प्रोडक्शन हो रही, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल प्रोडक्शन में और जो एक्चुअल कंजप्शन में जो टाइम गैप आता है, उस टाइम गैप के बीच में जो प्रोडक्ट बना है वो कहाँ जाता है, वो वेयर हाउस में जाता है, स्टोरेज। तो ये एक तरह से अवेलेबिलिटी कर देता है, ठीक है। अब किसी भी हम शॉप पे जाते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी शॉप पे हम कुछ भी परचेज करने जा रहे हैं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ये प्रोडक्ट में ऐसे इस फ्लेवर का चाहिए, जैसे हम कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट लेने गए, कोई सिरप लेने गए, तो हमने कह दिया कि हमें इस फ्लेवर में दे दो, छोटा बच्चा है वो ये फ्लेवर नहीं ले सकता, तो या फिर हमें इस कंपनी का प्रोवाइड कर दो, कोई भी पेन किलर है या कुछ भी हमें इस कंपनी का दो, हमें ये ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो वो क्या करते हैं, अपने वेयर हाउस बना रखे हैं, ठीक है, अपने जो गोदाम होते हैं वहाँ जाकर अगर वो अवेलेबल होता है, उसके पास पड़ा होता है, तो वो अवेलेबिलिटी तुरंत जब उसको चाहिए तो उसी टाइम वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और क्यों रिक्वायरमेंट है स्टोरेज वेयर हाउसिंग की या फिर स्टोरेज की, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, जो प्राइस है ना वो स्टेबल रहती है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, अगर मान लो कोई भी चीज़ है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, वो नहीं होती, तो उसकी जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन आती है, उसकी प्राइस राइज कर जाती है, बढ़ जाती है उसकी कीमत, ठीक है। लेकिन अगर वेयर हाउसिंग करते रहेंगे, साथ में प्रोडक्शन होती रहेगी, तो वो प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया अभी, वेयर हाउसिंग क्यों ज़रूरी है, स्टोरेज करनी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और वेयर हाउसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी है रिवॉल्विंग अराउंड द ट्रेड, दैट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पैकेजिंग का, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट अच्छे से पैक नहीं होगा, सेफली पैक नहीं होगा, तो वो एक्चुअल कंज्यूमर तक वैसा नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो पैकिंग एक तरह का जो स्पॉइलेज का रिस्क है, डैमेज होने का रिस्क है, उसको खत्म कर देती है, उस हिंड्रेंस को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, ठीक है। तो पैकिंग जो मैन्युफैक्चरर है वो पैकिंग इस वे से करे कि वो प्रोडक्ट सेफली जाए, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, फॉर एग्जांपल जैसे सिरप की बॉटल है, ग्लास बॉटल्स है, अब उसको इस वे से पैक करना है, ठीक है, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसमें डैमेज ना हो, ठीक है, वो ब्रेकेज ना हो, ठीक है। अब उसको पैकिंग भी इस वे से भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1945 के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, ठीक है, और एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बल्क में कोई प्रोडक्ट है वो पैक किया,
ठीक है। अब हमें पता नहीं कि इसके अंदर पैकिंग क्या किया, वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, बल्क में बहुत कुछ जा रहा है, उसके ऊपर कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होना चाहिए। तो पैकिंग के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग भी होनी जरूरी है। तो पैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड के अंदर, क्योंकि अगर मान लो प्रॉपरली पैकिंग नहीं होगी तो वो एक्चुअल कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हमारा जो एक्टिविटी है वो लास्ट एक्टिविटी है ट्रेड के अंदर, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, अब देखो कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्ट है उसने बनाया, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, बहुत अच्छी क्वालिटी का उसने रॉ मटेरियल यूज़ किया, बहुत बढ़िया उसने फिनिश प्रोडक्ट बनाया, लेकिन उसको मार्केट से वैसा पोटेंशियल नहीं मिल रहा। एक्चुअल कंज्यूमर है उसको उससे वैसा पोटेंशियल नहीं मिल रहा, उसकी उतनी सेल नहीं हो रही। तो इसमें क्या कमी रहेगी, उसमें ये कमी रहेगी कि वो जो कंज्यूमर है उनकी नॉलेज में नहीं आया कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उनकी नॉलेज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप ले सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। हम उस प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्शन की है, जो भी नया प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उसकी अच्छी क्वालिटी है, उसकी सेल बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी पब्लिसिटी की जाती है। अब इसके अलग अलग मेथड है, टीवी के थ्रू पब्लिसिटी कर सकते हैं, मैगजीन्स के थ्रू पब्लिसिटी कर सकते हैं, या फिर कोई विंडो डिस्प्ले के थ्रू पब्लिसिटी कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है तो उसको एग्जीबिशन के थ्रू पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो ये है एक्टिविटीज़, ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इसमें कंप्लीट होगी जो कि ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इस एक्टिविटीज रिवॉल्विंग अराउंड द ट्रेड। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है इसको हम आगे पढ़ने की बजाय सबसे पहले मैं आपको एक दो टर्म्स डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारा कॉमर्स में जो ब्रांचेस थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, अब बिफोर द डिस्कशन अबाउट द इकोनॉमिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपसे कि दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसको करने के बाद हम अर्निंग करते हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको करने के बाद कोई अर्निंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे कोई भी पर्सन है, अब कोई जॉब पे जाता है, ठीक है, किसी का खुद का बिजनेस है, कोई किसी का अलग कोई पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, वो सब किसके लिए, अर्निंग्स के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब कोई अपने घर को मैनेज करके रखता है, ठीक है, घर का हाउस होल्ड वर्क करना, डोमेस्टिक वर्क करना, ठीक है, ये इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे कोई अर्निंग नहीं है। आप घर की सफाई कर रहे हो तो अपने घर की सफाई कर रहे हो, ठीक है, कोई अर्निंग नहीं है इससे, ठीक है। कुक कर रहे हो, खुद के लिए कुक कर रहे हो, कोई अर्निंग नहीं है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाती है, ठीक है। तो अब हम इकोनॉमिक्स पे चलते हैं। ये टू टर्म्स से मिलकर बना है, एक ग्रीक वर्ड है ओइकोस प्लस ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। निमिन मीन्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, उसको मैनेज करना, ये हो गया इकोनॉमिक्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो एक इसमें अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं, अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दे रखी हैं। मैं एक इकोनॉमिस्ट है एडम स्मिथ, उसकी डेफिनेशन बताना चाहती हूँ आपको कि इकोनॉमिक इज अ साइंस, इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडीज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ये उनके अकॉर्डिंग बता रखा है,
तो इसमें वही आ जाती है इकोनॉमिक्स में, मतलब कि अपनी ये एक तरह की साइंस है जो किसको स्टडी करती है, फॉर अचीविंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरा करने के लिए, जिसके अंदर कौन कौन सी, किसके लिए, अपनी वेलफेयर के लिए, ठीक है, और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस आ जाती हैं इसको अचीव करने के लिए, प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, और कंजप्शन से, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, इसको ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन है, ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है। अब इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज आ जाती हैं। जो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज होती हैं, देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 ब्रांचेज होती हैं इकोनॉमिक्स की। एक तो डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स आर थ्री ब्रांचेज होती हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, नंबर 2 इकोनॉमिक थ्योरी, नंबर 3 अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये 3 तरह की इकोनॉमिक्स होती हैं। जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस में सब्जेक्ट्स होते हैं ना, अलग अलग ब्रांचेज होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सोशल में भी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, ठीक है, इस तरह से। वैसे ही इकोनॉमिक्स जो है उसकी 3 ब्रांचेज हैं, डिस्क्रिप्टिव, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स। जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें क्या होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड फैक्ट्स कवर होते हैं। ये किससे रिलेटेड होती है, फैक्ट्स से रिलेटेड होती है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक के फैक्ट्स है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, ये इस तरह के फैक्ट्स सारे इस ब्रांच में कवर होते हैं डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी में क्या होता है, इसमें मोस्टली जो फंक्शन होता है, इकोनॉमिक सिस्टम की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन किया गया है। फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि कैसे हम एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से उस पर पॉलिसीज लगा सकते हैं, ये सब कवर होता है इकोनॉमिक थ्योरी में। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी जो ब्रांच है वो है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसमें सब एनालिसिस किया जाता है इस ब्रांच के अंदर भी, किस तरह से इकोनॉमिक एनालाइज किया जाता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है भी, कौन कौन सी जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज इस पे लगाई जाती हैं, ठीक है, अप्लाई की जाती हैं। तो ये सब अप्लाइड इकोनॉमिक्स में कवर होता है। उसके बाद ये डिटेल में नहीं है, ये बस आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी 3 ब्रांचेस होती हैं और उसमें नियर अबाउट क्या क्या होता है, ठीक है, उस ब्रांचेस में क्या क्या कवर किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ठीक है, तो फिजिक्स में आप क्या मैकेनिज्म वगैरह पढ़ते हो, बायोलॉजी में लाइफ के रिगार्डिंग पढ़ते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स पढ़ते हो। वैसे ये सब इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज हैं, अभी तीनों में आप क्या क्या चीज़ों का डिटेल दे रखा है, ठीक है, ये हो गए ब्रांचेस। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर वो कोई भी पर्सन है, अलग अलग पीपल है, वो अपने आप को एंगेज करते हैं डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
कितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन। अब मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग पर्सन होते हैं वो अपने आप को अलग अलग इकोनॉमिक डिफरेंट काइंड्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं टू अर्न मनी। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं, बिजनेस, 3 तरह की होती है, या तो बिजनेस में इन्वॉल्व करें, ठीक है, या फिर प्रोफेशन में, या फिर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में क्या होता है, कोई भी पर्सन है अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व करता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। जैसे किसी ने भी अपनी कोई प्रोडक्शन यूनिट खोल ली, ठीक है, या फिर कोई शॉप खोल ली, तो वो एक तरह का बिजनेस है जिसमें वो अपनी अर्निंग कर सकता है, बेनिफिट्स ले सकता है। तो ये बिजनेस के बारे में तो हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, कोई भी पर्सन अपनी कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी सामने वाले पर्सन को, ठीक है, उसके बदले में वो क्या करता है, चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को ट्रेनिंग देना, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर कोई वकील है, कोई फिजिशियन है। अब वकील क्या है, वकालत करता है, ठीक है, कोई अपना केस चल रहा है किसी का, उसने वकील हायर कर लिया, तो वो उसको सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में जो सामने वाला कंज्यूमर है वो उस सर्विसेज के बदले में उसको पैसे देता है। तो ये अर्न करने की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। या फिर इसमें फिजिशियन का भी एग्जांपल है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है, उसको डायग्नोस कर रहा है, उसको बीमारी बताकर उसको दवाइयाँ लिख रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बदले में जो पेशेंट है, जो कंज्यूमर है, वो क्या कर रहा है, उसको अपना एक्सचेंज कर रहा है, मनी का एक्सचेंज कर रहा है, सर्विसेज के एक्सचेंज में मनी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इस तरह से, ये तो प्रोफेशन में हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग पर्सन्स को इन्वॉल्व किया जाता है, अलग अलग ड्यूटीज उनको दे दी जाती हैं। हाँ, कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। डेली वो पर्सन जाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और उसके बदले में उनको उनकी वेजेस मिलते हैं, उनकी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किसी को कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग पार्ट, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग जॉब फैसिलिटी उनको मिल जाती है। कुछ प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट। अब ये तीनों क्या है, तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, अर्निंग, इसमें अर्निंग है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया था। इसमें क्या है, अर्निंग्स है, जहाँ पे अर्निंग्स होती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेजेस तो ये हैं इसमें, एक तो प्रोड्यूसर को क्या एडवांटेजेस हैं, प्रोड्यूसर अपनी जो भी उसको अचीवमेंट करनी है, ठीक है, उसके बेस पे वो कितना भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है वो कितना अर्न कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है इकोनॉमी से, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमी से ही ग्रोथ हो सकती है उसकी, ठीक है, अपनी जो सेटिस्फेक्शन है, जो वांट्स है, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी करने के लिए वो इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो सकती है। कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, ठीक है, उसको मैनेज कर सकता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अब घर में, ठीक है, कोई एक पर्सन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, ठीक है, अर्निंग के लिए, दूसरा जो पर्सन है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है वो ये सोचता है कि अब इसको घर चलाने के लिए जो घर खर्ची होती है, ठीक है, अब घर खर्ची में क्या होता है, उसकी डोमेस्टिक नीड्स होती हैं वो पूरी करनी, ठीक है, ग्रॉसरी पे खर्चा, जो बिल्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और मोबाइल बिल जो भी हैं बिल्स, ये सब आ जाते हैं, एजुकेशन पे खर्चा, ठीक है, वो उसको मैनेज करना आ जाता है भी हाँ भाई मेरी इतनी सैलरी है, इस सैलरी में वो मैं कैसे उसको एडजस्ट करूँगा, उसको खर्चे पता लग जाते हैं। तो ये भी एक तरह का एडवांटेजेस कह सकते हैं, या फिर इसकी इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है ये इकोनॉमिक्स की। और क्या हो सकता है इकोनॉमिक में, अब बहुत से ऐसे कंट्री है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। जब अगर उन कंट्रीज़ में जितनी ज़्यादा
ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होएंगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होएगी। अर्निंग होने पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने पर, ये सारी चीज़ें अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और अर्निंग होएगी ज़्यादा, ठीक है, तो एक पॉवर्टी, एक जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी, उसको ख़त्म किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? अब इकोनॉमी के अंदर जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी जहाँ से